सीजीएल ही मेरा एक वो था कि जब तक मैं सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं बन जाती मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। कोशिश करनी होती है कि ये करने से शायद मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, शायद 1 घंटा और पढ़ने से मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, शायद एक रात नहीं सोने से मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। मैं ऐसा सोचती थी सुबह उठने के बाद भी, रात को सोने के पहले भी, कि मेरी ज़िंदगी एक दिन ज़रूर बदलेगी। तो जो भी चीज़ चेंज हुई है मैंने सिर्फ वही पढ़ा। जैसे कंप्यूटर नया था, मुझे नहीं आता था, तो मैंने कंप्यूटर को काफ़ी टाइम दिया, मैं रोज़ कंप्यूटर पढ़ती थी। रीजनिंग भी ऐसा था कि मैंने प्री के पहले ही निपटा ली थी, क्योंकि जब पैटर्न चेंज हुआ तो ये समझ में आ गया कि जितना मैथ्स इंपॉर्टेंट है उतनी रीजनिंग है। उस टाइम मैं डिप्रेशन में चली गई और ऐसा लग रहा था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं दे पाऊंगी और अब सब खत्म हो गया, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे पिछले कुछ सालों के पेपर्स के या एसएससी के आसपास के पेपर्स के, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आर्टिकल्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स को इंपॉर्टेंस ना देना मेरे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट की बहुत बड़ी गलती। पता था कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कभी भी पढ़ना, वो मैटर नहीं करता कि आप पढ़ कब रहे हो, बस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसी हिसाब से पढ़ती थी। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि कल ही एसएससी सीजीएल 2022 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और आप सभी लोग जानते हो, इतना सारा प्यार देते हो मोटिवेशन फैक्ट्री को, तो हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जल्दी से जल्दी आपको टॉपर से मिलवाएं, उनके बारे में उनकी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ प्राची त्रिपाठी जी मौजूद हैं। इनकी बात करें तो उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल किया है एसएससी सीजीएल 2022 में और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर इनका चयन हुआ है। तो आज इनकी जर्नी को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके से उन्होंने ये सिलेक्शन लिया, क्या इनकी स्ट्रेटजी रहती थी और किस तरीके का इनका फैमिली बैकग्राउंड है, कहाँ पर रह के इनकी पढ़ाई लिखाई सारी हुई और आपको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कुछ हमारी वीडियोज़ के बारे में बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, आपको जो भी खराब लगता है, अच्छा लगता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, खुलकर आप अपने विचार कमेंट कर सकते हो। हम उन पे अमल करने का कोशिश करेंगे और सुधार करने का कोशिश करेंगे। तो प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस अचीवमेंट्स के लिए। मैंने आपके बारे में इतना कुछ तो बता ही दिया, मैं चाहूँगा कि शॉर्ट इंट्रो आप अपनी मुँह ज़बानी दे दें ऑडियंस के लिए। तो सर, मेरा नाम प्राची त्रिपाठी है और एसएससी सीजीएल 2022 में मेरा रॉ स्कोर 350 रहा है 390 में से। नॉर्मलाइज स्कोर अभी आना बाकी है और थैंक यू सो मच पहले तो यहाँ पर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए और मुझे एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ सबके साथ। और मेरी स्कूलिंग इंदौर से ही हुई है और मैंने ग्रेजुएशन में सिविल इंजीनियरिंग किया है, वो भी इंदौर से ही। वैसे एसएससी में तो रिजल्ट पहले ही पता चल जाता है ना, मार्क्स वगैरह आ जाते हैं सारा कुछ, लेकिन फिर भी जो ऑफिशियली कल आपको पता चला कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 5 आई है और आपका जो मनपसंद पोस्ट है आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वो आपको मिल चुकी है, आप अब कल से इंस्पेक्टर हो गए हो, तो उसके बाद फैमिली का क्या रिएक्शन था? रिजल्ट आपको किसने बताया? आपको पहले पता चला है, फिर फैमिली वालों से किसी से बताया, फिर कैसा माहौल, पूरा दिन कैसा रहा आपका? 11 बजे रिजल्ट आया रात को, फिर घर वाले तो सो गए थे, उनको उठाया, फिर थोड़ी देर तक तो बहुत ज़्यादा ही एकदम सेलिब्रेशन वाला माहौल था। फ़ोन सबको मतलब बताने के लिए, घर वाले सबको, रिलेटिव्स को बताने लगे और सबके कॉन्ग्रेचुलेशंस के फ़ोन आने लगे और केक आया, केक लेके आए और एक सेलिब्रेशन वाला माहौल था। अभी अगर मैं आपके बचपन की बात करूँ, ये एसएससी सीजीएल के बारे में कब से आपको पता चला? स्कूल में पता चल गया था या फिर आगे चल के आपको पता चला कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है एसएससी सीजीएल के बारे में? और शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसी हुई आपकी? कहाँ पर आप रहे, कहाँ पर सारी पढ़ाई लिखाई हुई? मेरी शुरुआती पढ़ाई इंदौर से ही हुई है। मैंने अग्रवाल पब्लिक स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है और मैंने ग्रेजुएशन में सिविल इंजीनियरिंग किया है SGSITS इंदौर से ही। सीजीएल के बारे में मुझे पहले से नहीं पता था, सिर्फ पीएससी और यूपीएससी जानते थे। सीजीएल के बारे में पता चला कॉलेज में। कॉलेज में भी मैं और मेरी फ्रेंड तरुणा दुपकरिया, हम लोग पीएससी का सोच रहे थे कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो पीएससी देते हैं, बट पीएससी के बारे में और एसएससी सीजीएल के बारे में जब पता चला तो हमें ऐसा लगा कि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और इंग्लिश में भी हमारा काफ़ी अच्छा कमांड है, तो एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस था वो ज़्यादा हमारे लिए, हमारे हिसाब से ज़्यादा बेटर था। तो फिर उसके बाद पोस्ट पता चली तो सबसे पहले सीजीएल के बारे में पता ही चला कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब लगती है एज एन इंस्पेक्टर। बाकी पोस्ट के बारे में तो काफ़ी बाद में पता चला, तो फिर वहाँ से वो एक चार्म आ गया कि हाँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स का तो नाम ही काफ़ी है, तो वहाँ से वो शुरू हुआ। अभी आपकी तैयारी पर आ जाते हैं, जब आपने ठान लिया, मन में आ गया कि मुझे अब तैयारी करना है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, फिर एक एस्पिरेंट के मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि अब मुझे कोचिंग करना चाहिए, ऑफलाइन जाना है कि ऑनलाइन जाना है, कहाँ से सारी पढ़ाई करनी, सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है। तो उस शुरुआती फेज़ के बारे में थोड़ा बताओ, ताकि जो नए एस्पिरेंट्स अभी सोच रहे हैं या फिर आपके वीडियो देख के इंस्पायर होकर वो भी चाहेंगे कि मुझे भी दीदी की तरह इनकम इंस्पेक्टर बनना है,
तो उनके लिए थोड़ा हेल्प होगा। शुरुआती सेटअप आपने कैसे बनाया, टेबल तक आप कैसे पहुँचे कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है आप? जैसे ही 2019 में ये डिसाइड किया कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है, तो उस टाइम ऑनलाइन इतने कोर्स अवेलेबल नहीं थे और यूट्यूब के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं पता था कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हमने स्कॉलर्स कोचिंग इंदौर में वही ज्वाइन की और वहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुई। तो पहले तो हम 6 to 8 मंथ्स कोचिंग किया, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी किया। हम लाइब्रेरी जाते थे, तो उस टाइम फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट हुआ मेरा सीजीएल का। फिर जब मेरा सीजीएल का थर्ड अटेम्प्ट था, तो ऐसा लगा कि शायद मैथ्स में मुझे और, क्योंकि टाइम के साथ जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो चेंज होता रहता है, तो इसलिए ऐसा लगा कि थोड़ा अपडेशन की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने आभास सर का सुपर 100 कोर्स लिया, क्योंकि मुझे एक कॉन्फिडेंस चाहिए था मैथ्स में, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि अगर फुल मार्क्स मैं स्कोर कर सकती हूँ तो वो सिर्फ मैथ्स में कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने वो कोर्स लिया और उसके बाद फिर 22 में जितना भी मैंने पुराना जो भी जहाँ से पढ़ा था उसको अच्छे से बस रिवाइज़ किया। अभी जैसे आपने कोचिंग आपने ज्वाइन किया ऑफलाइन, और फिर आप ये कौन सा अटैम्प्ट आपका था जब आपने कोचिंग ज्वाइन किया? उससे पहले भी कोई अटैम्प्ट आपने दिया था, फिर कोचिंग के बाद आपने अटैम्प्ट देना स्टार्ट किया, एक फाइनल कौन सा अटैम्प्ट था आपका? और जो पिछले अटैम्प्ट्स है उनमें क्या आपका रिजल्ट रहा, और भी कोई आपने एग्जाम दिए हो तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ। सर कोचिंग जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, कोचिंग उसके बाद ज्वाइन किया था और कोचिंग ख़त्म हुआ उसके दो महीने बाद ही हमारा सीजीएल का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, पर वो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया। 4 मार्क्स से मेरा यूआर का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था फर्स्ट अटैम्प्ट में। फिर उसके बाद मेरा सेकेंड अटैम्प्ट और बाकी रहे, और ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था जो मैंने अभी दिया, वो मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था। बाकी एग्ज़ाम्स भी दिए मैंने, एफकेट 2 बार ही क्वालिफाई किया है, बट मैं एसएसबी देने नहीं गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि सीजीएल ही मेरा एक वो था कि जब तक मैं सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं बन जाती मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और बाकी अगर मैं हर जगह ट्राई करती, हर चीज़ करने की कोशिश करती, तो शायद मैं उतना एक जगह फोकस नहीं कर पाती। मतलब एक जगह फोकस करना बहुत ज़रूरी था, तो लाइफ में बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ी। एसएससी सीपीओ भी मैंने 2 बार क्वालिफाई किया था, उसका फिजिकल देने भी मैं नहीं गई। रेलवे एनटीपीसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट उसमें ये हुआ कि उन्होंने कहा था कि ग्रेजुएशन कंप्लीशन होना चाहिए मार्च 19 में, बट मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ जून 19 में। तो वहाँ से वो मेरा फिर वो भी उस टाइम पे हुआ। और सीजीएल 21 में जब मेरा मेंस के बाद स्कोर अच्छा था, बट डिस्क्रिप्टिव में जब मुझे 35 मार्क्स मिले, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ हुई और वो काफ़ी डिप्रेसिंग टाइम था मेरे लिए। और 22 का मेंस था सामने, फिर मैंने जैसे तैसे एक वो करके पीछे वाली चीज़ें पीछे छोड़ के और सिर्फ 22 मेंस पे ही फोकस किया। आपका बहुत ज़्यादा समय लग गया आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, और फाइनल नहीं कहूँगा, आगे आपको और भी तरक्की करनी है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ये 4 अटेम्प्ट क्यों आपको लगे, जबकि आपका तो पहले से डिसाइड था कि मुझे एसएससी में जाना है और आपको पोस्ट भी पता था कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है? ये ऑफलाइन कोचिंग लेने का डिसीजन आपका सही रहा? किस तरीके से, अगर ऑनलाइन बच्चे अभी तो ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन भी वो मुखर्जी नगर में बहुत सारी भीड़ है एस्पिरेंट्स की, तो उनको क्या आप सजेशन दोगे कि आपको इतना समय क्यों लगा? क्या आपके कोई डिसीजन बीच में ऐसे गलत रहे? मेरे डिसीजन गलत ये रहे कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुई। जैसे कि मुझे एफकेट में अगर नहीं जाना था तो मुझे उसकी एग्ज़ाम भी नहीं देनी चाहिए थी। मुझे अगर एसएससी सीपीओ का फिजिकल नहीं देना था तो मुझे उसकी एग्ज़ाम भी नहीं देनी थी और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना था। तो एसएससी सीजीएल में जब भी कोई मतलब ऐसा हुआ कि जैसे कभी कम मार्क्स आए या मैं मेरिट आउट हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता था कि ठीक है सीजीएल नहीं तो कहीं और से ही मुझे सिर्फ जॉब चाहिए, बट शायद वो चीज़ गलत थी। मुझे नेक्स्ट अटैम्प्ट भी बहुत ज़्यादा एक अलग ही एनर्जी से देना चाहिए था, जो शायद थोड़ी सी लैक हो गई मेरे पहले अटैम्प्ट्स में। और मैंने अपनी गलतियों से सीखा भी नहीं पहले अटैम्प्ट्स में। मतलब ऐसा बस होता था कि हाँ मुझे मैथ्स आता है तो मैं सिर्फ मैथ्स ही पढ़ती रहती थी। मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं या मुझे उस पर फोकस करना है। या मॉक देने से जैसे बच्चों को बहुत डर लगता है, मुझे भी लगता था, तो ऐसा लगता था कि मॉक देना है तो ठीक है चलो छोड़ो, मॉक छोड़ो, पढ़ लेते हैं, कुछ इंग्लिश की वोकैब याद कर लेते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो कंफर्ट जोन से निकलना शायद उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया। मुझे कंफर्ट जोन से पहले ही निकल जाना चाहिए था। बहुत सारे जो अभी ऑफिसर बन गए हैं उनका पहले अटैम्प्ट में छोटी पोस्ट मिलती है या फिर इतनी अच्छी रैंक नहीं आती, फिर वो ट्राई करते हैं, फिर थोड़ा रैंक सुधारते हैं। आपका 3 अटैम्प्ट में कुछ नहीं था, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, और जो आपका 4th अटैम्प्ट उसमें ऑल इंडिया रैंक 5 आपकी आई। तो आपको क्या लगता है कि 2022 में ऐसी क्या क्या स्ट्रेटजी में आपने बदलाव किए? कैसे आपने पढ़ाई करी? क्या आपका रूटीन रहता था? कैसे आप सब सुबह उठते हैं तो कैसा पूरा दिन जाता था? उसके बारे में थोड़ा बताओ, ताकि जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से। मैं 11 बजे उठती थी और रात को 4 बजे तक पढ़ती थी। सुबह जल्दी उठ के पढ़ना
मुझसे नहीं हो पाया, मैंने ट्राई किया पर मुझसे नहीं हो पाया। और मैंने बस, मुझे पता था कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कभी भी पढ़ना, वो मैटर नहीं करता कि आप पढ़ कब रहे हो, बस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसी हिसाब से पढ़ती थी। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मेरे लिए सिर्फ डू और डाई वाली सिचुएशन थी, क्योंकि एक 25 की एज में अगर आप 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की और आपकी जॉब नहीं लगी, चाहे वो किसी भी रीज़न से नहीं लगी, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आई यू सिलेक्टेड और नॉट, बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जब नहीं लगती तो इतनी नेगेटिविटी आती है। प्लस गर्ल्स के लिए तो अगर आप 24-25 की एज क्रॉस कर रहे हो तो आपके ऊपर शादी का एक अलग ही प्रेशर होता है। तो जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता तो फिर आपको हर चीज़ करनी पड़ती है, आपको हर एक मुमकिन कोशिश करनी होती है कि ये करने से शायद मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, शायद 1 घंटा और पढ़ने से मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, शायद एक रात नहीं सोने से मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। तो फिर आपके पास कोई और रास्ता नहीं होता, आप हर तरह की कोशिश करते हो। स्ट्रेटजी में क्या क्या चेंजेस आपने किए? जैसे अभी 2022 का तो पैटर्न भी चेंज हो गया था, कंप्यूटर भी ऐड कर दिया गया इसमें, तो कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई? जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए, कोई एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ता है 2-2 घंटे करके, कोई एक मतलब 7 दिन तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है, फिर उसका मॉक लगाता है, फिर दूसरे सब्जेक्ट पर जाता है, बाद में रिवीजन करता है। ये सारी चीज़ें कैसे थी आपकी, और रिवीजन साइकिल आपका कैसे रहता था? सर मैं मॉक तो रोज़ अटेम्प्ट करती थी, चाहे कुछ हो जाए। अगर मेरे पास सिर्फ 2 घंटे दिन में और मुझे कोई और काम है इंपॉर्टेंट जो मैं मिस नहीं कर सकती, तो मैं मॉक देती थी। मैं रोज़ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ती थी। जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जैसे स्टार्टिंग के अटैम्प्ट्स में मैथ्स ज़्यादा पढ़ती थी, तो लास्ट अटैम्प्ट जब ये 4th अटैम्प्ट था तो मुझे मैथ्स उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं सिर्फ 1 या 2 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेती थी। रीजनिंग भी ऐसा था कि मैंने प्री के पहले ही निपटा ली थी, क्योंकि जब पैटर्न चेंज हुआ तो ये समझ में आ गया कि जितना मैथ्स इंपॉर्टेंट है उतनी रीजनिंग है। पहले रीजनिंग कम इंपॉर्टेंट होती थी क्योंकि कम मार्क्स की आती थी, पर इस बार मैथ्स और रीजनिंग सेम मार्क्स की आने वाली थी। और ये भी था कि मैथ्स तो फिर भी सॉल्व हो जाता है, मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर लोगे क्योंकि आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, पर रीजनिंग में आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं की है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस बार नए आए हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करती थी। जो भी चीज़ें चेंज हुई है, लाइक जैसे अगर 21 से 22 में जो भी पैटर्न चेंज हुआ है, जो भी क्वेश्चंस में चेंज आए, वो हम सबको पता है कि क्या चेंज होने वाला है। तो जो भी चीज़ चेंज हुई है मैंने सिर्फ वही पढ़ा। जैसे कंप्यूटर नया था, मुझे नहीं आता था, तो मैंने कंप्यूटर को काफ़ी टाइम दिया, मैं रोज़ कंप्यूटर पढ़ती थी। और इंग्लिश में सिली मिस्टेक्स हो जाती है, ऐसा लगता है इंग्लिश में कि बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा और उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट उसमें सिली मिस्टेक्स सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं इंग्लिश भी रोज़ पढ़ती थी और जीके का पता था कि मेन रोल जीके का ही रहेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो स्कोर हो जाता है, फिर भी सभी लोग कर लेते हैं। तो मैंने जीके भी रोज़ पढ़ा और जितना मैक्सिमम मैं जीके पढ़ पाई मैंने उतना पढ़ने की कोशिश की। अभी अगर रिसोर्सेज की बात करी जाए हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे जीके हो, जीके तो बहुत वास्ट है, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर भी उसमें आता है। बहुत सारी चीज़ें जैसे मैथ को लेकर, एडवांस मैथ से बहुत सारे बच्चे डरते हैं। इन सब के लिए अगर आप रिसोर्सेज बता पाओ कि किताबें कौन सी आपने फॉलो करी, शुरू बेसिक से मैं जानना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि 2022 में, क्योंकि 3 साल आपकी तैयारी हो चुकी है, फिर तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, है ना, डायरेक्ट मॉक आपने लगाना स्टार्ट किया। लेकिन जो नए बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या किताबें होनी चाहिए जो शुरुआत वहाँ से कर सकें वो? सर देखिए, अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें मैथ्स उतना टफ नहीं पूछ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत पड़े। बेसिक आप यूट्यूब से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई एस्पायरेंट है जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करनी है, जिसके पास इतना सोर्स अवेलेबल नहीं है कि वो कहीं से प्रिपेयर कर पाए, उसको यूट्यूब से ही पढ़ना है, तो वो बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकता है। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जिनके कोर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से मैथ्स पूरा प्रिपेयर हो सकता है। रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स ही पढ़ने होते हैं, बाकी सबको आता है, जैसे डायरेक्शन हो गया या कोई कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप एक ही बार पढ़ोगे और आपको समझ में आ जाएगा। बट एनालॉगी है, मिसिंग नंबर है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, तो वो भी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में हाँ, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है, वो न्यूज़पेपर पढ़ें। और जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, जो PQRS होते हैं, उनको रोज़ सॉल्व करना, मतलब कि उसको आप प्रीवियस ईयर से रोज़ सॉल्व करें, वो भी सही रहेगा। प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक होती है, वो दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एस्पायरेंट्स उसको पढ़ सकते हैं, वो बाइलिंगुअल होती है, उससे इंग्लिश पढ़ी जा सकती है, वो आप कर सकते हो। वो कैब आप प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक खरीद लो, आप उससे वो कैब पूरी पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद जीके के लिए, जीके तो एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले उस पर कमांड बना लेनी चाहिए। और फिर उसके बाद लूसेंट का जो बैक में स्टैटिक पोर्शन है वो पढ़ लें, वो याद कर लें। और करंट, वैसे मेरे पेपर में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था करंट से, बट बाकी जो पेपर हुए थे, बाकी जो दिन पेपर थे, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। तो मुझे लगता है कि जो अभी हिसाब से ऑथेंटिक सोर्स होगा वो स्पीडी होगी करंट अफेयर्स के लिए, तो स्पीडी एग्ज़ाम के एक
1 या 2 महीने पहले की जो रीसेंट स्पीडी होगी पिछले 1 साल की, वो कर लेंगे तो मेरे ख्याल से चारों सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए मैंने तो एक अरिहंत की बुक आती है वो पढ़ी थी, और आरबी चैनल पे राधिका मैम ने भी कंप्यूटर पढ़ाया था, तो वहाँ से वीडियोस देखे थे। बाकी फ्री टाइम में यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो जीके का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो ये है कि फ्री टाइम में कोई और कुछ और देखने से अच्छा है अगर आप पढ़ाई को एंटरटेनमेंट बना लेंगे, उसी को थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये तो आपकी स्ट्रेटजी की बात होगी। अगर आपकी जर्नी में और थोड़ा डीप जाएँ, क्योंकि इतना बहुत लॉन्ग पीरियड हो गया, 4-5 साल आपने तैयारी करी, और तो एक फैमिली का प्रेशर भी होता है कि 3 अटेम्प्ट हो गए और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और खासकर रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, आस पड़ोस वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि अरे इसका नहीं होगा, शादी कर दो, जैसा कि आपने बताया। तो वो कुछ चेहरे होते हैं जो उस टाइम कुछ और होते हैं, और अभी जैसे आपका रिजल्ट आ गया तो अभी आप उन चेहरों को पहचान पा रहे होगे, अरे ये तो वो लोग थे जो बोल रहे थे इनका सिलेक्शन नहीं होगा, अभी सबसे पहले कांग्रेचुलेसन यही बोल रहे। तो उस प्रेशर को कैसे आपने हैंडल किया, वो कैसे सारा चीज़ रहता था, फैमिली के क्या रिएक्शंस रहते थे कि यार इस अटैम्प्ट में भी नहीं हुआ, अगले में भी नहीं हुआ, चलो शादी कर देते, कैसे वो सारा चीज़ सिचुएशन, क्योंकि जो लड़कियां देख रही हैं हमें, और वो भी गाँव से रह रही हैं, फिर मुखरीनगर आके रह रही हैं, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, 2 साल हो गई, घर वाले बोल रहे हैं कि आप खर्चा नहीं भेज सकते, फिर वापस आ जाओ, उनको जरूर मोटिवेशन मिलेगा, कैसे अपने आप को फिर से बूस्टअप करते थे कि नहीं अगले अटैम्प्ट फिर ट्राई करना है, उस फेज़ के बारे में थोड़ा बताओ। सर मेरे लकीली मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरी फैमिली है और जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। लाइक एक टाइम ऐसा भी था लाइफ में जब मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, जैसे मैंने बताया कि एनटीपीसी का रिजल्ट आया था और एसएससी सीजीएल के मार्क्स आए थे, तो उस टाइम मैं डिप्रेशन में चली गई और ऐसा लग रहा था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट नहीं दे पाऊंगी और अब सब खत्म हो गया, मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे पापा का बिज़नेस है, तो वो हमेशा बोलते थे कि कोई बात नहीं, बिज़नेस ज्वाइन कर लो। तो मैंने एक टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं बिज़नेस ज्वाइन करूँगी। बट ऐसा होता है ना कि आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी मम्मी पापा सिस्टर, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मेरे और भी जो फ्रेंड्स हैं उनको वो मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरी स्ट्रेंथ जानते हैं कि जब भी मेरा सिलेक्शन रुका है तो वो या तो कोई बहुत ही ऐसी चीज़ की वजह से रुका है जिसमें मेरी गलती नहीं है, जैसे कि एनटीपीसी में हुआ, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव में हुआ। तो जब आपके आसपास के लोगों को पता होता है कि आपकी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, आप कर सकते हो, तो वो आपको कभी भी उम्मीद हारने नहीं देते। तो मैं उनसे बात करती थी, मैं अपनी मम्मी से और पापा से, जब भी ऐसे डिप्रेसिंग टाइम होता था, लो फील करती थी, तो मैं उनसे बात करती थी, वो मुझे पॉजिटिव एनर्जी देते थे। शादी की बात है तो हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि शादी का प्रेशर होता है, और लड़कियों पर तो एक अलग ही प्रेशर होता है। पहले मेरी शादी के लिए सब परेशान थे कि हाँ 25 की हो गई है, अब ये है कि नहीं, अभी 30 तक तो शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं, एंजॉय योर लाइफ। तो हाँ, टाइम तो चेंज होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। वो कुछ चेहरे हैं वो भूलते भी नहीं बनते, बिल्कुल नहीं भूलते बनते, और जब वो चेहरे ही बदल जाते हैं, उनकी बातें बदल जाती हैं, तो लगता है कि हाँ लाइफ में कुछ चेंज हुआ है, और शायद इसी दिन के लिए इतनी मेहनत की थी। तो हाँ, अच्छा लगता है। अभी अगर जैसे पढ़ाई के अलावा आपकी एक्टिविटीज़ की बात करी जाए, पढ़ाई तो होती है, उसके अलावा अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करती थी? अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, 4 घंटे पढ़ाई करते हैं, 5 घंटे परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की न्यूज़ देखते हैं कि कैसा कैसा उनका चल रहा है, कब रिलेशनशिप शुरू हुआ था, उस पर डिस्कशन चल रहा है अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स का। आप क्या करते थे? जैसे इंस्टाग्राम आपने अभी डाउनलोड किया है, तो सोशल मीडिया से आप दूर रहे होंगे, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ थी अपने को फिट रखने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें करते थे? मैं म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ, अपने आप को खुश रखने के लिए मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। कुछ वीडियोज़ होते हैं, कॉमेडी वीडियोज़, वो देखना पसंद करती हूँ, और बातें करना पसंद करती हूँ। जो मेरे फेवरेट लोग हैं, मैं उनसे घंटों बातें करना पसंद करती हूँ, उससे मुझे एक अलग एनर्जी मिलती है। और शॉपिंग करना मुझे पसंद है, तो जब भी मैं लो फील करती हूँ, तो मेरे आसपास कई लोग हैं जिनको शॉपिंग करना पसंद है, तो मैं उनके साथ शॉपिंग करने चले जाती हूँ, मेरा पूरा मूड चेंज हो जाता है। जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, जो रिजल्ट आता है वो दिन बहुत, आज जितना खुशी का दिन है उतना ही दुख भरा दिन होता है जब रिजल्ट आता है। बहुत सारे बच्चे कल रो भी रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे खुश भी होंगे, तो वो आपने भी देखा, आपने भी झेला है, कोई नई बात नहीं है। तो उस दिन आप मतलब कैसे फिर से, जैसे पूरा दिन आप बहुत परेशान रहते होंगे, क्योंकि अभी कल ही रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी परेशान होंगे, तो उनके बारे में क्या कहोगे आप? फिर से कैसे आप उनको मतलब कैसे मोटिवेट करोगे बेसिकली? मैं उनको मोटिवेट करूँगी अपनी स्टोरी सुनाकर। 2021 का रिज़ल्ट आया था, तो लिस्ट आती है सर, पहले लिस्ट आती थी लिस्ट 3 और लिस्ट 4। तो अगर आपका लिस्ट 4 में नाम है तो वो सिर्फ सांत्वना है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, वो सिर्फ सांत्वना थी। तो मेरा लिस्ट 4 में नाम था, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में कम मार्क्स थे। बट फिर ऐसा लगा कि नहीं, एनालिसिस किया जाएगा तो इस बार लिस्ट 4 वालों को भी काफ़ी, मतलब वो भी सिलेक्ट होंगे, ऐसा था। तो
मैं जब जैसे ही वो आया तो मैं आई वाज लाइक कि मुझे पता है कि मेरा कोई सिलेक्शन होने नहीं वाला है, अब मैं क्या करूँ, मेरे सामने CGL 22 का मेंस है, मैं क्या करूँ, इतना एक बहुत ही NTPC का भी उसी टाइम हुआ, ये भी हो गया, तो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी सी लाइफ में आ गई। मैंने क्या किया, मैं टेरेस पे गई, मैं बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहती थी घर वालों को कि मैं परेशान हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा रोई और वापस नीचे आके जैसे मैं पढ़ रही थी, जो मेरा प्लान था पढ़ने का, मैंने वो कंटिन्यू किया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, अगर आपका भी रिजल्ट में लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको पढ़ना है, आपको वो जब आपको पता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप उस सारे गुस्से को इकट्ठा करके पढ़ने में लगाएंगे, वो एनर्जी, तो वो आप बहुत ज़्यादा पढ़ पाएंगे और आप उसके रिजल्ट्स बहुत फ्रूटफुल होंगे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने तो यही किया कि जो भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ बहुत इनजस्टिस हुई है कि मतलब मैंने सब किया, इतना किया, मैं इस शहर गई, उस शहर गई, मैंने इतने प्री दिया, मेंस दिया और मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो मुझे लगता था कि मेरे साथ इनजस्टिस हुई है और मैंने वो सारे गुस्से को सिर्फ अपनी प्रिपरेशन में लगाया। तो मेरे ख्याल से कि डिप्रेस होने से अच्छा है कि आप आगे कंटिन्यू प्रिपरेशन करें। अभी जैसे आपके स्टडी रूम की बात करी जाए, फिर लाइब्रेरी में जो डेस्क है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, बहुत सारे बच्चे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, जैसे कि आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सपना था, तो उसकी फ़ोटो किसी की लगा लेते हैं, फिर कोई मोटिवेशनल कोट्स लगा लेते हैं। तो आपका कोई ऐसे मोटिवेशनल कोट्स आपके स्टडी रूम में लगा हो या फिर वहाँ पे लाइब्रेरी में लगा हो जो आपको याद हो, तो आप ज़रूर बताइए। मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए वो फ़ोटो लगी है मेरी मम्मा की, शी इज़ ASI इन मध्य प्रदेश पुलिस। तो मुझे लगता है उससे बेटर मोटिवेशन तो हो ही नहीं सकता था मेरी लाइफ में। अगर आपकी जर्नी से कुछ नंबर ऑफ मिस्टेक्स की बात करी जाए जिनको आप पॉइंट आउट करना चाहो, क्योंकि बच्चे टॉपर स्टॉक इसलिए देखते हैं कि जो गलतियां उन्होंने करी हैं वो हमको ना करना पड़े, हमारा जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाए, तो वो कुछ नंबर ऑफ मिस्टेक्स आप गिनाना चाहो, पॉइंट आउट करना चाहो, क्या गलतियां रहीं जो अगर आप नहीं करते, अगर आज बैठ के अगर आप एनालिसिस करते हो पेपर पे फर्स्ट अटैम्प्ट को और इसको कंपेयर करते हो, तो आप कुछ देख पा रहे होगे उसमें कि शायद मैं ये नहीं करती तो पहले अटैम्प्ट में हो गया होता, या फिर बैड लक भी कहते हैं, कुछ लक भी खराब होता है तो उसको अलग साइड में रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स आप गिनाना चाहो तो क्या रही होंगी? मैथ्स को इम्पोर्टेंस ना देना मेरे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट की बहुत बड़ी गलती थी, प्लस डिस्ट्रैक्ट होना, हर बार हर एग्ज़ाम से डिस्ट्रैक्ट होना, ये मेरी दूसरी गलती थी। जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो मैथ्स से डर लगता था, पता नहीं क्यों, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हुए भी एक मैथ्स से डर लगता था कि पता नहीं इस टाइम में सॉल्व हो भी पाएगा या नहीं। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में वो रहा, सेकेंड अटैम्प्ट में मेंस में भी मेरा स्कोर इंग्लिश में अच्छा था, सिर्फ मैथ्स में कम रह गया था। तो उसका रीज़न भी यही था क्योंकि मैंने मैथ्स पर उतनी कमांड नहीं की, बट जब मेरा थर्ड अटैम्प्ट था तो मैंने मैथ्स पर बहुत अच्छी कमांड कर ली, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कमांड कर ली। तो मेरे ख्याल से अगर मैं उस अटैम्प्ट और इस अटैम्प्ट को कंपेयर करूँ तो शायद हाँ, मैथ्स ने ही मेरा जो जर्नी है उसको एक अलग लेवल पे पहुंचाया है, क्योंकि इंग्लिश मेरी हमेशा से अच्छी थी, रीजनिंग में भी मुझे कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आती थी, और जीके को पहले हम इंपॉर्टेंस नहीं देते थे क्योंकि वो पैटर्न वैसा था, अब देते हैं क्योंकि पैटर्न ऐसा है। तो मेरे ख्याल से मैथ्स में इस बारी जब मैंने अटैम्प्ट दिया सर, तो जब मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आप मतलब पेपर खुला, क्वेश्चंस आए, मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मतलब एक दो क्वेश्चन मैंने बात के लिए बचा के रखे, बट जब वो 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन सॉल्व हो गए पूरे, तो मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अलग था। तो जब आप मैथ्स पूरा सॉल्व कर लेते हो तो आपको पेपर अपने आप बहुत अच्छा जाता है। तो मेरे ख्याल से मैथ्स में जो मेरा चेंज हुआ है उसकी वजह से मेरा पेपर अच्छा गया। अभी जैसे जीके जीएस का आपने बताया, और भी बहुत सारा सिलेबस बढ़ भी गया है, उसका वेटेज बढ़ा दिया है, और जीके जीएस में बहुत कन्फ्यूजन रहता है एस्पिरेंट्स को, कहाँ से पढ़ें, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो उनको अगर गाइड करना चाहो, कुछ ऐसी किताबें या फिर कुछ ऐसे रिसोर्सेज बताना चाहो, कुछ ऐसे टॉपिक्स बताना चाहो कि उनको पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है, वो आप छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हो, ऐसा कुछ आपने एनालिसिस किया हो क्या जीके जीएस के बारे में? सर जीके जीएस का तो ऐसा है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे आर्टिकल्स हैं, अगर आप नोटिस करेंगे पिछले कुछ सालों के पेपर्स के या एसएससी के आसपास के पेपर्स के, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आर्टिकल्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स ज़रूर होते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है हमारे फ्रेंड्स का, तो हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, उसका मेन जो मोटिव यही है कि हम स्टूडेंट्स को गाइड कर पाएँ। तो उसमें मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो पूरा डाला है और उसमें हमने बताया है, और अभी हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कौन से मेन टॉपिक्स हैं। तो यूट्यूब चैनल का नाम टॉपर्स टेल है, तो उसको देख के मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि उसमें मैं पूरी स्ट्रैटेजी और मेन टॉपिक्स पूरा डिस्कस कर पाऊँ। ग्रेट, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हेल्प ले पाएंगे। आपके चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ पे जुड़ के मैडम से गाइडेंस ले सकते हो। बहुत सारे वीडियोज़ अभी आगे बनाने वाले हैं, आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। चलिए, अभी जो एस्पिरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट उनके हो गए हैं,
वो जो फील आप इस अटेम्प्ट से पहले आप कर रहे थे वो उसी सिचुएशन में, तो उनके लिए आप क्या कुछ शब्द क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? जब मेरा 2021 में जब नहीं हुआ, जो मैं महसूस कर रही थी, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत लोग अभी वो महसूस कर रहे होंगे। बट उसके बाद मैंने क्या किया कि सारे एक तो जो भी मेरे सामने आते थे, जब मैं फ़ोन खोलती हूँ तो जो भी कुछ चीज़ें सामने आती हैं जिसको देख के बुरा लगता है, कि जैसे अभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पर जो सिलेक्टेड लोग हैं या तो उनकी पिक्चर्स सामने आ रही है या तो सोशल मीडिया पे वो बार बार दिख रहे हैं, तो पहले तो उससे दूर हो जाना चाहिए। थोड़े टाइम की बात है, 2-3 महीने की, उससे थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए। प्लस अपनी सारी एनर्जी सिर्फ पढ़ाई में लगा देनी चाहिए। और ऐसा मतलब अगर मुझे भी सुन रहे होंगे तो मैं भी उसी फेज़ में थी और आज एक अलग फेज़ में हूँ, तो वो होप होनी चाहिए। वो मन में अगर होप होगी कि हाँ एक दिन हम भी मोटिवेशन फैक्ट्री पे इंटरव्यू देंगे, तो ये एक होप हमेशा रोज़ सुबह उठ के वो सोचना चाहिए कि हाँ मेरी लाइफ में एक दिन वो आएगा। मैं ऐसा सोचती थी सुबह उठने के बाद भी, रात को सोने के पहले भी, कि मेरी ज़िंदगी एक दिन ज़रूर बदलेगी। और शायद वो पॉजिटिविटी की वजह से ही आज मेरी ज़िंदगी बदली है। तो वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वो होप होनी चाहिए कि लाइफ में एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। तो नेगेटिविटी से दूर रह के सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोच के, और आपको पता है कि आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बस आप पढ़ें और पॉजिटिव रहें। अभी ये जैसे 2023 में जो एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देंगे उनकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन जब जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो प्रेशर में बहुत सब कुछ गड़बड़ कर लेते हैं, इधर का उधर का पढ़ के सारा सिलेबस पूरा ख़राब कर लेते हैं। तो उनके लिए जैसे आपकी कोई स्ट्रेटजी ऐसी रहती हो कि एक महीना बचा एग्ज़ाम का, अब मुझे सिर्फ इस पर फोकस करना है या रिवीजन करना है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? अब कैसे ध्यान दें अपनी तैयारी पर, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ अपने एग्ज़ाम? हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका शायद ही 3rd या 4th अटैम्प्ट होगा, तो उनको भी पता है कि उनको आता सब कुछ है, पूरा सिलेबस आता है। बस प्रॉब्लम ये है कि एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस नहीं आ पाती, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दें। मॉक आप जितना देंगे उतना ज़्यादा ही आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आपको अपनी गलतियाँ पता चलती जाएंगी। तो मेरे ख्याल से मॉक से बेटर, इस टाइम पे एग्ज़ाम के पहले मॉक से बेटर कोई भी नहीं, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। उसके अलावा आपको कोई नहीं बता सकता कि आपकी क्या गलतियां हैं, आप कैसे सुधार कर सकते हो। तो मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए और पूरा जो भी सिलेबस है उसको रिवाइज़ कर लीजिए, जीके रिवाइज़ कर लीजिए, सारे फॉर्मूलाज, एक डायरी होगी जिसमें आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होंगे, उसको रिवाइज़ कर लीजिए, रिविजन पूरा कर लीजिए। और इंग्लिश को लाइटली नहीं लेना चाहिए, मेरे ख्याल से सारे रूल्स वगैरह वो भी एक बार रिवाइज़ कर लेना चाहिए, PYQs वगैरह पूरे। और जैसे जो पैटर्न चेंज हुए, जैसे रीजनिंग में SSC वालों को जो स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स थे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पहले से, वो नई चीज़ है, तो उसको भी, उस पर भी एक अच्छी कमांड बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और बस रिवीजन ठीक से करके मॉक। अभी आते हैं आपकी पोस्ट पर, जैसा कि आपने इस इंटरव्यू में 2-3 बार बोला कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, शुरू से आपको पता था। इस पोस्ट में ऐसा क्या खास आपने देखा? बहुत सारी और भी पोस्ट हैं, MEA का बहुत चार्म है अभी, जैसे GST इंस्पेक्टर है उसमें वर्दी मिलती है, उसकी बहुत सारे रील्स वायरल हो रहे हैं, उसका अलग भौकाल चल रहा है सोशल मीडिया पर। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, क्योंकि इनकम टैक्स का तो नाम ही काफ़ी है, इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स। और SSC की शुरुआती इनकम टैक्स हुई थी, कुछ चीज़ें दिल के थोड़ा करीब होती हैं, उनका कोई रीज़न नहीं होता बस। चलिए, बहुत बड़ा इंटरव्यू हो गया और बहुत हेल्पफुल भी होगा ये बच्चों के लिए। लास्ट में जो बच्चे नए हैं, देख रहे हैं आपके इंटरव्यू देखकर, आपको देखकर, आपकी इस जर्नी को सुन के मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे, और बहुत सारे बच्चे आपको देखकर तैयारी शुरू करेंगे कि मुझे भी दीदी के जैसा बनना है, मुझे भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। अगर एक कर सकती हैं, 3 अटैम्प्ट में उनका नहीं, वो हार नहीं मानी, आखिरकार इन्होंने अपना सपना पूरा किया। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, या फिर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आपके इस इंटरव्यू में आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ पूछना भूल गया और आप अपनी जर्नी से वो ऐसी कुछ पॉइंट्स है वो कन्वे करना चाहते हो एस्पिरेंट्स तक कि वो पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, तो क्या वो चीज़ रहेंगी? लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जर्नी जब थोड़ी लंबी हो जाती है तो नेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, और जब आपका एक नहीं हो रहा होता है सिलेक्शन, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, तो शादी का प्रेशर भी होता है, कुछ और करने का प्रेशर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करने का प्रेशर भी होता है, सारे प्रेशर होते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ पे फोकस रखो और डिटरमाइंड रहो कि नहीं मुझे ये बनना ही है, तो फिर आप, इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत इतना भी, मतलब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो बस अपने फोकस चेंज नहीं करना चाहिए और नेगेटिविटी से दूर रह के और बस पढ़ते रहना है रोज़, और पॉजिटिव चीज़ों के ज़्यादा करीब रहें, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से दूर रहें, तो बहुत हेल्प होगी।
ओके, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ आपने भी सीखा होगा इस वीडियो से, मोटिवेशन लिया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो अभी भी आप कर सकते हैं, आपके पास मौका है। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बना रहे हैं कि अब आगे वैकेंसी नहीं आएंगी या फिर ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। हर बार वीडियो जैसे बनते हैं वैकेंसी ऐसी आती रहेंगी, आपका भी जल्दी सिलेक्शन होगा। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज होते हैं आपने डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, और मैडम का भी चैनल है, आप उससे भी जुड़ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ भी सीखने को मिलेंगी। इंस्टाग्राम का भी हम लिंक डाल देंगे, वहाँ पे आप डायरेक्ट इनसे क्वेरीज आप अपने पूछ सकते हो, जो भी आपको परेशानी आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि मैडम वो क्वेरीज आपकी जरूर सॉल्व करेंगे। कमेंट में आप सभी लोग आमंत्रित हैं, खुल के आप अपने विचार रख सकते हो मेरे चैनल के बारे में, मेरे वीडियोज़ के बारे में। जो भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आप खुल के बता सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा कि उसमें सुधार करूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करूँ। आपके लिए मेहनत लगातार ऐसी करता रहता हूँ, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।